नमस्कार। साहित्य कला और संस्कृति की पहली ऑनलाइन वीडियो पत्रिका ताना बाना में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, रंगमंच से जुड़े लोग इस समय सरकार से पूरी तरह खफा हैं, नाराज हैं। नाराजगी की कई वजह हैं, मगर तात्कालिक वजह नाटक करने पर लगाई गई तरह तरह की शर्तें हैं। रंग निर्देशकों और रंग समूहों ने इन शर्तों को अतार्किक एवं अनैतिक करार दिया है। इनमें से एक शर्त हर नाटक पर 1000 रुपए की फीस भी थी। हालांकि विरोध के बाद अब उसे वापस ले लिया गया है। लेकिन अभी भी बहुत सारे ऐसे नियम कायदे थोपे गए हैं जो रंग कर्मियों के लिए मुश्किलें खड़ी करने वाले हैं। उन्हें सरकारी नियम प्रक्रियाओं में उलझाने की कोशिश की जा रही है, जबकि उनसे उम्मीद की जानी चाहिए कि वे नाटकों के प्रदर्शन को बेहतर करने पर अपना ध्यान केंद्रित कर सके। आज की चर्चा हम इन मुश्किलों पर ही करेंगे और इसके पीछे की नीयत पर भी, क्योंकि अंततः तो ये अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़ा मामला है और सरकार उसके पीछे हाथ धोकर पड़ी हुई है। चर्चा में हिस्सा लेने के लिए हमारे साथ विशिष्ट मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ थिएटर, फिल्मों और टेलीविजन की जानी मानी हस्ती अभिनेत्री मीता वशिष्ठ हैं और हमारे साथ रंगमंच और के वरिष्ठ समीक्षक रवींद्र त्रिपाठी जी हैं। आप दोनों का कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। पहली टिप्पणी रवींद्र जी मैं आपकी चाहता हूं। ये जो रंग कर्मियों में गुस्सा है इन शर्तों को लेकर, उनमें से एक बड़ी शर्त तो खत्म हो गई है, लेकिन बाकी क्या दिक्कतें हैं जिसको लेकर ये गुस्सा है? फायर ब्रिगेड के पास जाइए, पुलिस के पास जाइए, ये दौड़ भाग अननेसेसरी की जोड़ दी गई है, इस वजह से नाराजगी है। देखिए इसको दो स्तरों पर देखा जाना चाहिए मुकेश जी। एक तो जो फौरी चीजें हैं जिस पर लगातार शर्तें लागू की जा रही है, ऐसी शर्तें लागू की जा रही है जिससे आप रंगमंच को, और सिर्फ रंगमंच को ही नहीं बल्कि जो संगीत या क्लासिकल म्यूजिक है या जो शास्त्रीय नृत्य है उस पर भी आप अवरोध लगाते हैं। और ऐसा लगता है कि जो कलाकार हैं, जो परफॉर्मिंग आर्टिस्ट हैं, वो किसी क्रिमिनल की तरह हैं और यहाँ से वहां आप दौड़ते रहिए। देखिए, अग्निशामक जैसे कि फायर फाइटिंग है, ये तो ऑडिटोरियम का काम है, उसको चुस्त रखना चाहिए। पेस्ट कंट्रोल उसको ठीक रखना चाहिए। एयर कंडीशन ठीक है, उसका होना चाहिए। ये रंगकर्मी जो नाटक करने वाला है या जो ग्रुप है वो कैसे करेगा? फिर पुलिस परमिशन का जो ये झंझट खड़ा हुआ है पिछले दिनों, वो भी एक रंग कर्म को बाधित करने वाला है, रंग कर्म को ऑब्स्ट्रक्ट करने वाला है। आप लगातार निरुत्साहित करते हैं। हिंदी रंगमंच, जिसको मैं बेहतर कहूं, हिंदी रंगमंच तो जब से अस्तित्व में इधर हाल के वर्षों में आया है तब से संकट में है, क्योंकि वहां अभिनेता के लिए संकट है, वहां ग्रुप के लोग काम नहीं करते हैं, रिहर्सल का स्पेस नहीं। दिल्ली में रिहर्सल स्पेस नहीं है। तो आप देखिए कि मंडी हाउस के चौराहे पर आप जाइए तो लोग पेड़ के नीचे बैठ करके रिहर्सल कर रहे हो। ये आपको दुनिया के किसी बड़े लोकतांत्रिक देश में नहीं मिलेगा कि रंगकर्मी के लिए थिएटर हॉल तो बात की बात है, रिहर्सल स्पेस नहीं है यहाँ। तो आप रिहर्सल स्पेस, जो सरकार का जो काम होता है वो काम है जो उसको कहती भी है सरकार दूसरे स्तर में कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करते हैं, बुनियादी ढांचा तैयार करते हैं। तो कला के लिए, जो परफॉर्मिंग आर्ट है, उसके लिए बुनियादी ढांचा क्या है? उसके लिए बुनियादी ढांचा है परफॉर्मेंस स्पेस। और परफॉर्मेंस स्पेस में काम करने के लिए कम से कम न्यूनतम शर्तें होनी चाहिए, अधिकतम शर्तें नहीं होनी चाहिए। यहाँ अधिकतम शर्तें थोपी जा रही हैं और जो बुनियादी जो ढांचा है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, दिल्ली जैसे शहर में मंडी हाउस में है, लेकिन आप देखिए ना द्वारका में कहाँ है बुनियादी ढांचा? कुछ नहीं है। आप वसंत कुंज में, आप पूर्वी दिल्ली में ऑडिटोरियम की कमी नहीं है। हर आदमी जाकर के मंडी हाउस में नाटक कर रहा है। तो सरकार की तो ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो ज्यादा से ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर, ज्यादा से ज्यादा स्पेस, परफॉर्मेंस स्पेस जो उपराज्यपाल का है। मैं जो सरकार है, चुनी हुई सरकार है, उस पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ। हालांकि वो भी बहुत ज्यादा जिसको कहते हैं इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार नहीं कर रही है, लेकिन बाधा खड़ी करने की का जो काम है वो जो है वो राज्यपाल के स्तर पर हो रहा है। और राज्यपाल तब तक नहीं करते हैं जब तक केंद्र के नहीं होते, क्योंकि राज्यपाल और उपराज्यपाल जो होते हैं वो केंद्र के प्रतिनिधि होते हैं। तो इससे लगता है कि जो केंद्र सरकार है वो क्या सोचती है, क्या करना चाहती है। और एक अनावश्यक, एक आप थिएटर वालों से क्यों डरते हैं भाई? उनके लिए क्यों इतनी बाधाएं खड़ी कर रहे हैं? वो तो बेचारे खुद संघर्षों में घिरे हुए लोग हैं।
बड़े संघर्ष के साथ काम करते हैं, बड़ी मुश्किल से काम करते हैं। वो उनको चाय पीने और चाय पिलाने की भी हैसियत नहीं है। मैं एक दर्द बयान कर रहा हूँ दिल्ली के रंगकर्मियों का, और ये उत्तर भारत के रंगकर्मी की हालत है। तो आप दिल्ली जो एक बहुत बड़ा शहर है, वहां इतनी आपने रंगकर्मियों को एक बाधा दौड़ में शामिल कर दिया है, बाधा दौड़ प्रतियोगिता में शामिल होते हैं। तो मुझे लगता है कि इस पर हम सबको, पूरे समाज को, सिविल सोसाइटी को, सरकार को, सबको सोचना चाहिए कि इस तरह हम बाधा दौड़ न खड़ी करें रंगमंच के लिए और कलाकारों के लिए, परफॉर्मेंस आर्टिस्ट के लिए, और उनके लिए रास्ता और सुगम बनाएं। जी मुकेश जी, हमारे साथ वरिष्ठ रंगकर्मी लोकेश जैन भी जुड़ गए हैं, उनका भी कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। मीता जी, मेरा आपसे सवाल ये है कि ये मुश्किलें लंबी होती जा रही हैं, फहरिस्त इनकी लंबी होती जा रही है, पहले से ही बहुत सारी बाधाएं खड़ी करती जा रही है। हम देख रहे हैं कि सरकार का रुख कलाओं के प्रति, थिएटर के प्रति लगातार एक नकारात्मकता से भरा हुआ है। क्या ये उसी का सिलसिला है? क्या कलाकारों से किसी तरह की रंजिश है, दुख है, कष्ट है सरकार को कि उन्हें इस तरह के नियमों में उलझा दिया जाए ताकि कम से उनकी गतिविधियां को सीमित किया जा सके? नहीं, मैं नहीं कहूँगी कि ये किसी भी तरह की साजिश सरकार की तरफ से। ये बहुत पहले शुरू हो गया था। मुझे लगता है हमें सबसे पहले तो ये समझना चाहिए कि नाटक को वो स्तर समाज में नहीं दिया गया है जो स्तर उसका होना चाहिए। आखिरकार हमारी ही एक संस्कृति है जिसने नाट्य शास्त्र जैसे इतना महान काव्य रचा है, और वो 2500 साल पहले रचा गया। उसको पंचम वेद कहा जाता है। तो सोचिए कहाँ पंचम वेद, जिसका एक महत्व था सोसाइटी में, एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को रेज करने का, दिस इज नाटक का ये स्थान है इंसान के जीवन में, उसकी कॉन्शियसनेस में, उसके जीवन में। वो शायद नहीं समझ रहे हैं लोग। नाटक को एक अजीब किस्म का पुअर कजन ऑफ हायर मोर एक्सपेंसिव एंटरटेनमेंट की स्थिति पर ला के रख दिया गया है, और ये अभी की बात नहीं है। इसी पॉइंट को मैं थोड़ा सा और विस्तारित करूंगी, देन आई विल कम टू द अदर सेकंड पॉइंट। मैं जी रेणु जी हैं, वो कुडियाट्टम के गुरु हैं केरला में। मैं उनके साथ नवरस साधना वर्कशॉप सीखती हूँ उनसे। तीन सेशन मैंने 3 स्टेजेस कर चुकी हूँ, 15 दिन का एक होता है। लॉकडाउन के समय शुरू किया था, और बहुत गजब की बुक है। मतलब आप ऑनलाइन भी कितना कुछ सीख सकते हैं उनसे, जरूरी है कि आप फिजिकली वहाँ हो। तो उन्होंने मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग किस्सा बताया था बहुत साल पहले का कुडियाट्टम के बारे में। कहते थे उनके जो गांव होते हैं, जो केरला के गांव जहाँ पे कुडियाट्टम की परफॉर्मेंस शुरू होती है 10 बजे रात को, और 2-3 बजे सुबह जाके खत्म होती है। तो मैंने 4-5 घंटे का, जिसमें लोग बैठ के देखते हैं। तो कहते हमारे गांव में एक थे, वो हाई कोर्ट के जज थे, क्रिमिनल जज थे, क्रिमिनल केसेस सुनते थे, लॉयर थे, एडवोकेट ऑफ वेरी हाई लेवल। कहते वो दिन भर सुबह सुबह निकल जाते थे 9 बजे, और शाम को आते थे 6 बजे वापस। फिर नहा धो के खाना खा के सीधा 10 बजे तुरंत माने ऑन डॉट वो पहुंच जाते थे कुडियाट्टम परफॉर्मेंस देखने, और 2 बजे रात तक देखते थे, और फिर घर जाकर सोते थे, फिर सब उठ के वापस कोर्ट, क्रिमिनल केस। तो किसी ने उनसे पूछा एक बार कि आप वो समय आप थक नहीं जाते हैं, आप वापस आते हैं, दिन भर आप कोर्ट में हैं, इतना कुछ माने पेचीदा केस सुन रहे हैं, मर्डर, रॉबरी, सो मेनी थिंग्स, और फिर आप आके 4-5 घंटे कुडियाट्टम देखते हैं, तो आप थक नहीं जाते हैं? कहते नहीं, कुडियाट्टम देखने की वजह से मैं तरोताजा हो जाता हूँ, मैं अपने आप से रोज जुड़ जाता हूँ। जो सारा दिन भर का जो मैंने विभत्सता देखी है, सुनी है, इन इंसानों की बाहरी जीवन की, वो मैं भूल पाता हूँ। कुडियाट्टम परफॉर्मेंस की वजह से ही मैं अपना काम अच्छे से कर पाता हूँ। और मुझे याद है बचपन में जितने लोग थे, किसी भी प्रोफेशन के थे, वो नाटक हमेशा देखते थे। वो थके हारे आते थे अपने कामों से, व्यस्तता से, कोई डॉक्टर है, सर्जरी किए है, वो नाटक देखते थे। बिल्कुल। नाटक से पूरा संतुलन वापस आ जाता था, एक ताजगी आ जाती थी आपके कॉन्शियसनेस में, आपके जीवन के नजरिए के प्रति एक ताजगी।
नाटक का ये स्थान होना चाहिए हमारे जीवन में, जो अभी भी है एक्चुअली। जो ऑडियंसेस आती हैं, जो नाटक के सिवा और कुछ नहीं देखते हैं, वो जानते हैं नाटक के मायने। हो सकता है जो लोग अक्सर ये रूल्स और रेगुलेशन बना रहे हैं, उन्होंने नाटक को नहीं समझा है, उन्होंने शायद अपना जीवन भी नहीं समझा है। शायद उनको उनका जीवन, उनके पावर, उनकी जो पोजीशन इन सोसाइटी है, वो वहाँ तक सीमित है। पर आपके अंदरूनी आप कौन हैं? जिस दिन आपकी ये पावर अगर नहीं है, सपोज आप लेफ्टिनेंट गवर्नर है, कल आप लेफ्टिनेंट गवर्नर नहीं रहेंगे, तो आप कौन हैं? आपने कभी अपने आप से सवाल किया है? You know, so this level of consciousness is, I think these rules come from ignorance of not realizing कि आप अच्छा खाना खाइए, वो आपके शरीर का खुराक है। लेकिन अच्छा नाटक देखना या एक नाटक को देखने की जीवन की आपकी एक प्रतिक्रिया होना कि इसके बिना आपका जीवन अधूरा है, ये अभी अंदर आपके अंदर कॉन्शियसनेस जागी नहीं है। You know, so this जी is जी a very high level of ignorance, and considering कि हम हैं जिन्होंने नाट्य शास्त्र लिखा है और वो सबसे महान चीज है। मैंने सब पढ़ा है, संस्कृत पढ़ा है, ग्रोथोवस्की पढ़ा है, ट्रेनिंग में हम लोग को नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में सब सिखाया जाता था। बहुत ओवरऑल आपको पूरा दृष्टिकोण दिया जाता था हर किसी एक्टिंग थिएटर फॉर्म का। नाट्य शास्त्र अब जाके मुझे लगता है कि उसमें सब कुछ है। आप ग्रोथोवस्की उसमें ढूंढ सकते, आप रियलिज्म मेथड और मेथड एक्टिंग सब उसमें कुछ सब जगह वो है ऑलरेडी। तो जिस सभ्यता ने एक नाट्य शास्त्र लिखा है, जो पंचम वेद है, वो सभ्यता ही उसे नहीं समझ पा रही है आज के समय में, यू नो। और ये जो है, ये नाटक को नकारना, उसकी उसकी क्षमता, उसकी शक्ति, उसके अपने जीवन में उसका अस्तित्व, उसका होना नकारना, ये बहुत पहले से शुरू हो चुका है। 2013 में मैंने बॉम्बे में नेहरू सेंटर बुक किया था 1 साल पहले ललदेव के शो के लिए। अच्छा, सबसे पहले तो अब ये नया हो गया कि शिफ्ट में देने लगे हैं नाटककारों को थिएटर, कि आपको 4 घंटे के लिए मिलेगा। उसके पहले वो और इवेंट को दे देंगे। अब वो उसको इतना तवज्जो भी नहीं देते हैं कि नाटक के लिए लाइट सेट लगाने की तमीज़ और फुर्सत होती है, बिल्कुल चाहिए। वो तो खत्म ही कर दिया उन्होंने। नहीं, आपको ऑडिटोरियम मिलेगा, आपका शो 6 बजे, आपको 2 बजे ऑडिटोरियम मिल जाएगा या कभी-कभी 4 बजे और 8 बजे, और उसकी फीस इतनी होगी 40,000 रुपए। कैन यू इमेजिन 40,000 रुपए? तो नेहरू सेंटर में 2013 की बात कर रही हूँ मैं। मैंने 1 साल पहले शो बुक किया था, उस समय 70,000 था उनका कुछ, और वो सब कागजी असाइनमेंट सब हो गया था। अचानक शो के हफ्ता 10 दिन पहले मुझे चिट्ठी आई उनसे कि हमारे रेट बढ़ गए हैं, तो आपको कुछ 70,000 और देना है। तो मैंने कहा मैं 70,000 कहाँ से लाऊं? मुझे मुश्किल से एक स्पॉन्सरशिप मिली थी सेंट्रल बैंक की, और मैंने कहा आपके रेट अभी बढ़े हैं, मैंने तो 1 साल पहले बुकिंग की थी, तो आप यहाँ पर ये रेट बदल रहे हैं अभी मेरे लिए। जो नए आने वाले हैं उनको दीजिए, जो अभी बुकिंग करेंगे। वो 10 से नहीं हुए। मुझे 1 दिन का शो कैंसल करना पड़ा। मुझे सेंट्रल माने वो जो बैंक ने मुझे दिया था, सेंट्रल बैंक में शायद, उन्होंने एक शो, क्योंकि मुझे एक शो कैंसल करना पड़ा, मैं कहाँ से अचानक 70,000 रुपए लाती। और वो माने नहीं। मैंने बल्कि जाके उनसे झगड़ा भी किया। मैंने कहा आपने इसका नाम नेहरू सेंटर क्यों रखा है? आप एक सोशलिस्ट किस्म के जी चीज को बता रहे हो कि हम समाज के लिए कर रहे हैं थिएटर या आर्ट। आप इसका नाम बदल दीजिए, आप इसको कुछ और रख दीजिए, कमर्शियल सेंटर फॉर परफॉर्मिंग आर्ट्स और समथिंग, यू नो। बिल्कुल एंड कस्टमर्स नहीं हुए। 2013 की बात कर रही हूँ मैं। मुझे वो एक शो कैंसिल करना पड़ा। वो मेरे पास 70,000 रुपए देने के लिए नहीं थे लास्ट में मुझे, तो मुझे स्पॉन्सरशिप भी अभी ही मिली उसके बाद। तो ये जो है, ये बहुत समय से चला आ रहा है, और ये मैं कहती हूँ एक ना समझने को अपनी ना समझता समझिए, ना आपने नाट्य शास्त्र समझा है, ना आपने थिएटर को अपनी आत्मा का खुराक समझा है कि जी वो कितना ज़रूरी है आपकी मनस्थिति में, आपकी कॉन्शियसनेस, एक कलेक्टिव कॉन्शियसनेस समाज की। खासतौर पे आज के दौर में जितना सोशल मीडिया ने लोगों का दिमाग खराब करके रखा है, आइसोलेशन में ले गए हैं, डिप्रेशन है। थिएटर इज़ द ओनली मीडियम। सो आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल कर्मचारी, दे हैव टू बी एजुकेटेड। आई थिंक पीपल इन हार्ड जॉब्स लाइक पुलिस, जहाँ पे उनको इतनी चीज़ों से झेलना पड़ता है,
उनको अगर मैंडेटरी बना देगा कि आप हफ्ते में एक बार प्ले देख के आइए, शो देखिए, so they'll feel much better. It is true that theatre workshops make people feel better about their jobs और अपनी लाइफ के बारे में, पर थिएटर देखना मैंडेटरी होना चाहिए, ना कि उसपे हम फाइन लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि आर्टिस्ट ये करे, वो करे, वो करे। और हमारा जो भी गोल्डन ईराज हुए हैं इंडियन हिस्ट्री में, उसमें आर्ट्स को बहुत तवज्जो दिया गया था, तभी वो गोल्डन ईराज बने थे। अब बहुत 3,000 साल पहले चले जाइए, गुप्ता पीरियड देखिए या जो भी है, फॉर एनी कंट्री, अगर आप एक कंट्री की मेंटल और इमोशनल हेल्थ को देखना चाहते हैं, तो उसमें आर्ट का कितना बड़ा योगदान है, या वो कितना आपके जीवन में वो उसका एक अस्तित्व है, वहां से नापसंद होता है। So I think बिल्कुल all people who make these strange rules, they need to understand that they do not understand. They do बिल्कुल not understand themselves. They do not understand human beings. They do not understand what is the collective consciousness और उसको किस चीज की जरूरत है। ये ignorance है, बिल्कुल that's तो what I feel. जी, तो लोकेश जी, मीता जी ने बड़े अच्छे ढंग से समझाया कि एक ऐसा समाज है या एक ऐसा तंत्र है जो इन तमाम घटनाओं को, तमाम गतिविधियों को प्रशासनिक और सरकारी नजरिए से देख रहा है या व्यापारिक नजरिए से देख रहा है। वो इसे समाज के में इनकी क्या भूमिका है, इसके महत्व को जानता समझता ही नहीं, इसलिए इस तरह के रूल्स भी बन जाते हैं, थोपे जाते हैं। एक तो बड़ी वजह ये है, दूसरी वजह ये भी है कि कलाएं मोटे तौर पर एक प्रतिरोध की संस्कृति को बढ़ावा देती हैं, उससे भी वो घबराती हैं। आपका रुख, आपका सोच क्या है इस बारे में? मेरा सोच ये है इस बारे में, और जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, एक तरफ हमारे पास जो मीता ने अभी बोला कि हमारे पास इतनी पुरानी विरासत है जहाँ पर हम अपने नाट्यशास्त्र और अपनी तमाम इस धरोहर के माध्यम से क्या क्या कुछ सीखते हैं, लेकिन एक दूसरी हमारी सबसे बड़ी धरोहर है, वो शास्त्रार्थ की धरोहर, वो है अनेकांतवाद की धरोहर, कि हम बहुत सारे मुख्तलिफ रास्तों से अपनी जिंदगी को सीखने के लिए हमेशा तत्पर रहे हैं, तैयार रहे हैं, और उस डाइवर्सिटी के प्रति हमारे समाज में एक्सेप्टेंस रही है। इसलिए हमारे रंगमंच में भी बहुत सारे किस्म की धरोहरों को साथ में मिलाकर, उन फलसफों को साथ में मिलाकर एक्सेप्ट करने की कुव्वत रही है। तो नाटक जो है वो अपने आप को खोजने का विषय है। जब ये कहते हैं कि मैं कौन हूँ, और इस मैं कौन हूँ का उत्तर जो है वो इंसान आज हजारों वर्षों से तलाश रहा है कि मैं कौन हूँ। उसके अंदर फिर वो ये भी कहता है कि मैं कौन हूँ के साथ साथ आज के मॉडर्न वक्त में मैं क्या हूँ, जब एक पूरे के पूरे मजदूर वर्ग के लिए हमारे समाज में कोई जगह नहीं है, जब एक बिल्कुल हाशिए पे पड़ी हुई वॉइसेस के लिए हमारे समाज में कोई स्पेस नहीं है, कि यहाँ पर अगर हम लोअर डेप्थ जैसे नाटक को उठाते हैं, और लोअर डेप्थ जैसे नाटक के अंदर एक बिल्कुल ऐसे समाज के हाशिए पे पड़े हुए दबे कुचले वॉइसेस आपके सामने आती हैं, और अगर हम उसको अपनी पुरानी दिल्ली के अंदर पड़ी हुई बेघर लोगों की जबान में मुझे लगता है कि आजादी देता है। नाटक आपको प्रश्न करने की आजादी देता है, आपको सवाल करने की आजादी देता है, और जितने आप ज्यादा सवाल पूछ सकते हैं उतनी ही ज्यादा आप अपने आप में डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करते हैं, उतनी ज्यादा आप ह्यूमन राइट्स को स्ट्रेंथन करते हैं। और जब डेमोक्रेसी और ह्यूमन राइट्स स्ट्रेंथन होगा, उसी देश के अंदर नाटक बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन होगा। और जब तक हम अपनी संस्कृति के अंदर एक विरोध के स्वर को, हम अपनी संस्कृति के अंदर एक प्रश्न के स्तर को, जब तक हम अपनी संस्कृति में एक वैज्ञानिक दृष्टिकोण के स्तर को नहीं बढ़ाते हैं, एक राजनीतिक धार्मिक अंतर्द्वंद की बखियां उधेड़ने के लिए तैयार नहीं रहते हैं, तो तब तक नाटक जो है वो, नाटक का काम यही है, नाटक जो है इन तमाम प्रश्नों को रखता है। बसवन्ना जैसा नाटक जब अलकाजी साहब ने किया, रक्त कल्याण, तो वो यही प्रश्न तो करता है ना, कि जो धार्मिक अंधता है उसके ऊपर प्रश्न खड़ा करता है ना। और इस लेकिन चीज के लिए जी, प्रश्न ये है कि इसे सत्ता तंत्र या शासक वर्ग समझता नहीं है अक्सर, इसीलिए इस तरह की अड़चने, रोड़े खड़े किए जाते हैं, जिसको लेकर आपके पूरा जो कलाकार समाज है
उबल रहा है। ये जो भेद है, जो एक टकराव है, अंतर संघर्ष है, इसको कैसे देखेंगे? उसको मैं इस रूप में देखूंगा क्योंकि सत्ता तंत्र इसलिए नहीं समझता है क्योंकि यहाँ पर अगर मैं एक एग्जाम्पल से आपको समझाना चाहूँ कि बहादुर शाह जफर के दरबार में मीर साहब मतलब मीर तकी मीर के बाद गालिब थे, ज़ौक़ थे, ऐसे तमाम शायर थे। वो इसलिए थे क्योंकि जो उस वक़्त का एक जो बादशाह था वो इस बात की इजाज़त दे रहा था। हमारे यहाँ पर भी हम अब लोकतंत्र में हैं, हम उससे भी आगे बढ़ चुके हैं। जब तक हमारी सोसाइटी एक्सेप्टेंस नहीं रखेगी इस चीज़ के लिए कि हम हर चीज़ में आप ये देखिए शिक्षा में थिएटर का कितना इस्तेमाल हो रहा है आज की डेट में और शिक्षा क्या हर एक क्षेत्र में थिएटर की ज़रूरत है। तो जब तक हम इस चीज़ के प्रति अपनी एक्सेप्टेंस को नहीं बढ़ाएँगे तब तक हम आगे नहीं बढ़ सकते। और वो सारा का सारी चीज़ें जभी हो सकती हैं कि जब सरकार जो है उस चीज़ के लिए एक्सेप्टेंस बनाने के रास्तों को खोले। सरकार उसके अंदर बाधा ना करे। आज मंडी हाउस के बीच के ग्राउंड में खड़े होकर आप देखिए 20 लोग ग्रुप रिहर्सल कर रहे होते हैं। लोग पटरी पे रिहर्सल कर रहे होते हैं। लोग सड़कों के किनारे पे रिहर्सल कर रहे होते हैं क्योंकि उनके अंदर वो पैशन है। वहां पर खड़े होकर वो एनिमी ऑफ द पीपल इब्सन का खोज रहे होते हैं। तो हम सरहदों से पार जाकर काम कर रहे हैं अपनी दृष्टिकोण में। हम जॉन पॉल सार्त्र का नाटक उठा रहे हैं। हम टेनेसी विलियम को अमेरिका में जो लिखी हुई नाटक है उसको यहाँ पर ढूंढ रहे हैं। तो हम एक बड़े स्तर के ऊपर अपनी चीजों को ढूंढ रहे हैं और उसके अंदर लोगों को एम्पैथिक लर्निंग के पॉइंट से, करुणा के ज्ञान से, भावनाओं के ज्ञान से एजुकेट कर रहे हैं। तो ये जो बातें हैं जब तक इसको हमारी सरकारें नहीं समझेंगी और वो खुद अपने आप को एजुकेट करने के लिए नहीं खोलेंगी अपने रास्ते को, तब तक ये रास्ते बंद ही रहेंगे और इसमें ऐसी अड़चन ही लगी रहेंगी। अब पुलिस जी, की परमिशन के लिए अगर आप कह रहे हैं तो वो पुलिस वालों को पहले पढ़ना तो पड़ेगा ना कि ग्रीक थिएटर क्या है, भरत मुनि क्या है, टेनेसी विलियम क्या है, यूजीन ओनील क्या है, स्वात्र क्या है, तमाम लोग क्या हैं, ये कौन लोग हैं और आज की हमारी मौजूदा लोकतंत्र की व्यवस्था क्या है, हमारा संविधान क्या है, बाबा साहब अम्बेडकर, गांधी, नेहरू, तमाम ये लोग क्या थे, ये हमें पढ़ना तो पड़ेगा ना साहब। अगर इन बिल्कुल। तमाम चीजों को हम इसको पढ़ने के लिए और पढ़ भी नहीं रहे तो ऐसे नाटकों को देखने के लिए जब इतनी सुविधाएं हम देंगे, अब देखिए नाटक जो करना कितना मुश्किल है दिल्ली के अंदर, नामुमकिन सी स्थिति है। रिहर्सल करने के लिए लोग बाहर सड़कों पे कर रहे हैं, जैसे तैसे करके नाटक करते हैं। ऊपर से आप ये कानून उठा लाए कि आप 1000 रुपए इसकी परमिशन ये दीजिए, आप उसके बाद भी पुलिस की परमिशन लीजिए। अरे पुलिस क्या करेगी साहब? पहले पुलिस को एजुकेट होना पड़ेगा हम जैसे लोगों से, हमारे थिएटर रंगकर्मियों के माध्यम से, तब आप कहेंगे। और कोई भी जी, समाज, जिस समाज के अंदर एक सांस्कृतिक रूप से अपने आप को बेहतर करने का अगर कुव्वत नहीं है, तो फिर वो समाज कहीं पे हाशिए पे पड़ा हुआ है खुद अपने आप में। और हमारे जी, जो रहबर हैं, हमारे जो पॉलिटिशियन हैं, वो इसके बहुत बड़े जिम्मेदार हैं इस सारी चीज के लिए। जी। सॉरी मीता जी, मैं मेरे ये को मैं इसी पॉइंट की मैं तरफ बस आना चाह रहा था कि ये सवाल केवल सत्ता प्रशासन का नहीं है, पुलिस का नहीं है, बल्कि ये सोसाइटी का भी है। समाज में भी ये जागरूकता नहीं है कि नाटकों की ज़रूरत कितनी महत्वपूर्ण है और एक तरह की उदासीनता है। मतलब कलाकार तो लड़ रहे हैं, लेकिन समाज में कोई हलचल नहीं है। कलाकारों को इस तरह से परेशान किया जा रहा है, वो नाटक न कर पाएँ, करें तो बड़ी मुश्किलों में कर पाएँ। थिएटर वैसे ही करना एक बड़ा जोखिम और संघर्ष का काम माना जाता है। ऐसे में समाज को भी तैयार करना बहुत ज़रूरी हो जाता है कि ऐसे मौकों पर वो साथ खड़ा हो। नहीं खड़ा है, इसलिए मुश्किलात और बढ़ गई। प्रश्न क्या है आपका? बहुत सीधा-सा प्रश्न है कि हमारा समाज भी उसी तरह से उदासीन है, कलाओं के प्रति, संस्कृति के प्रति, थिएटर के प्रति। एक छोटा-सा वर्ग है, जो नाटक देखता है और उसको एप्रिशिएट करता है। इसमें मैं थोड़ा-सा कहना चाहूँगी कि सबसे पहले समाज कुछ और है और हम कुछ और है, ये बीच का जो है ना, वो और हम हटा देना चाहिए हमें। क्योंकि हम भी समाज से निकले हुए हैं और हम समाज के हैं। तो नाटक करना कभी आसान नहीं रहा है। वो शायद एक माने जब हमारे राजाओं तक ने नाटक लिखे हैं, संस्कृत नाटक, महेंद्र विक्रम वर्मन और ये सब। तो उस किस्म की कॉन्शियसनेस आर्ट्स को लेके और नाटक किन चीज़ों से बनता है, वो म्यूज़िक से बनता है, पोएट्री से बनता है,
पेंटिंग समझ होनी चाहिए, यू नो। तो ओवरऑल जो एक कमर्शियलाइजेशन है हर चीज का, वो नाटक की सबसे ज्यादा इफेक्ट है, बिकॉज नाटक की चीज है जो बनती ही है, देखते हैं आप, उसे आप घर ले जाके बाहर टांग नहीं सकते। तो पेंटिंग का ऐसा अस्तित्व होगी कि मैंने 4 करोड़ में ये पेंटिंग खरीदी और देखो मेरी दीवार पे है वो, नो। तो जो परफॉर्मिंग आर्ट्स है उनका वो नहीं है, उनका वो है कि आप गए और आपका जो भी अंदर से कुछ जो परिवर्तन, आप जो एकदम तंदुरुस्त होके आ जाते हैं परफॉर्मेंस देखने के बाद, वो है परफॉर्मिंग आर्ट्स की देन। तो जैसे कि हमारे बहुत सारे लोग आजकल जा रहे हैं, किसी वेलनेस सेंटर में चले जाएंगे या किसी गुरु के पीछे पड़ेंगे कि हमको ये सिखा दो वो सिखा दो, हमारा जीवन खुश नहीं है। पहले आर्ट के बहुत हमारे एक्टिव होते हुए इन सब गुरुओं की ना जरूरत थी, ना आपको किसी वेलनेस सेंटर में जाने की जरूरत थी, नो। सो आई समटाइम्स फील कि जो अस एंड देन है कि हम थिएटर वाले जनता को एजुकेट करते हैं, हमको थोड़ा सा वो इस तरह से नहीं रखना चाहिए अपने आप को, क्योंकि फिर हम एक डिवाइड ऑलरेडी लगा रहे हैं। मेरा 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 मतलब नहीं, कनेक्ट मेरा से कहने सर, का मतलब एजुकेट करने से नहीं सर। जी हाँ, नहीं, सॉरी। मेरा मतलब है कि नाटक का होना ही, किसी भी नाटक का होना, पर एक स्तर का होना बहुत जरूरी है। आप स्टेज पे चढ़ गए कुछ भी कर दिया, उसको नाटक नहीं कहना चाहिए। एक लेवल होता है, और हर नाटक जो एक स्तर का होता है उसमें एक आईना तो होता है जो वो समाज को दिखाता है। कुछ भी ग्रेट वर्क्स ऑफ आर्ट हो, वेदर इट्स इन सिनेमा और इट्स इन थिएटर, द ग्रेटेस्ट ऑफ राइटिंग, वो हमेशा ह्यूमन बीइंग की सिचुएशन से ही जुड़ के निकलती है। उसकी थोड़ी सी आलोचना भी कर सकती है, उसके प्रति एक दृष्टिकोण बदलती है, उसके प्रति एक अटेंशन ड्रॉ करती है। तो ऐसा तो है नहीं कि हमें नाटक को एक रेवोल्यूशनरी टूल बनाना है, ऑलरेडी नाटक का होना ही एक रेवोल्यूशनरी चीज है। वो आपको अंदर आपके बदलाव लाता है, परिवर्तन लाता है, और इसलिए आपको स्वस्थ रखता है। अभी जैसे हाल ही में मैंने थ्री सिस्टर्स किया था 3rd ईयर स्टूडेंट के साथ, वो 3 घंटे का नाटक था और लोग आए थे और दोबारा दोबारा आए। और एक यंग एक्टर है, जब आखिरी शो था तो एक आदमी खड़ा रहा बगल में, और जब ये एक्टर थोड़ा सा फारिग हो गया लोगों से मिलने मिलाने से, तो उसके पास आया और उसने कहा कि नाटक बहुत अच्छा लगा, आपका किरदार बहुत अच्छा लगा मुझे, और क्या मैं आपको हक कर सकता हूँ। तो उस यंग एक्टर ने कहा कर लीजिए। तो उस आदमी ने उसको हक किया और बहुत जोर से रोने लगा, बहुत रोया। तो ये एक्टर ने कहा मैम ऐसा, ये आदमी मुझे करके रोता रहा बहुत देर तक, मुझे लगता है मुझे उसका जीवन समझ में आ गया, शायद उसका जीवन मेरे किरदार से मिलता जुलता रहा होगा। और उसके बाद जब उसका रोना का कम हुआ तो उसने अपने आंसू पोंछे, बोला सो सॉरी, मैं रो पड़ा, बट थैंक यू, और वो चला गया। तो मैंने उस यंग एक्टर को कहा, मैंने कहा पता है तुमने क्या किया है, तुमने एक अच्छी तरह से परफॉर्मेंस करके थ्री सिस्टर्स, चेकऑफ जिसने 125 साल पहले ये नाटक लिखा था, तुमने एक आदमी को का अस्तित्व वापस लौटा दिया है। और मुझे लगता है जितने हमारे सत्ता में लोग हैं या जो भी हैं, कहीं ना कहीं पारिवारिक जीवन भी है उनका, उनके भी बच्चे होंगे, पोते होंगे, उनका अगर वो सोचे तो वो समझ जाएंगे कि कलाओं का कितना बड़ा महत्व है उनके आने वाली जनरेशन के लिए भी, बिल्कुल। तो इट इज theater is always an act of not revolution obviously, but every art जो आपको आमना सामना करा दे अपने जमीर से, आपके जमीर से, और आपको बता के आप कहाँ सही कहाँ गलत हैं, तो वो तो नेचुरली बहुत सत्ता वाले लोगों को भी पसंद आएगा। पर बिल्कुल। आर्ट नहीं ऐसी, या तो आप पूरी तरह आर्ट ही खत्म कर दो, जो आप नहीं कर सकेंगे। आप फिर क्या भेड़ बकरियों को माने ऐसी बिजनेस डेवलप करेंगे कि भेड़ बकरी की तरह से लोग खड़े आपके। So to have a highly conscious society, it has to have highly conscious individuals. भीड़ भी तो लोगों से बनती है, एक एक इंसान से भीड़ बनती है। तो अगर एक एक इंसान का आर्ट से जुड़ने से परिवर्तन
अंदरूनी तौर पे होता रहे। तो एक समय ये भी आएगा जब वो आइडियल स्टेट होगा, यूटोपियन की, किसी आपको सरकार की भी जरूरत नहीं है। अमेरिका में कोस्टा रिका नाम की एक जगह है जहाँ पे सरकार नहीं है, लोग आर सेल्फ गवर्निंग, सेल्फ डिटर्मिनिंग, सेल्फ रिस्पॉन्सिबल। एंड आई थिंक थिएटर और आर्ट की भी सबसे बड़ी शक्ति है कि वो इंसान को अपना अस्तित्व वापस दे देता है, और फिर इंसान को आप ऐसे नहीं घुमा फिरा सकते हैं, ना धर्म के बल पे, ना किसी और तरीके, यू नो। सो दैट इज द ग्रेटनेस ऑफ द परफॉर्मिंग आर्ट ऑफ थिएटर। तो उसका होना और एक स्तर का होना, वो अपने आप में समाज के बदलाव के लिए बहुत जरूरी है, और उसी से होता भी है। मैंने बहुत साल से 5 साल तक मैंने ट्रैफिक माइनर्स के साथ थिएटर किया, एक रिमांड होम में बम्बई के। जिस तरह से उनका बदलाव हुआ, पर्सनालिटी चेंज, सोच विचार में चेंज, विक्टिम्स से वो एम्पावर्ड थिंकिंग ह्यूमन बीइंग्स हो गए कि हमारी गलती है जिस स्थिति में हमें, ये समाज की गलती है, यू नो। ये थिएटर के जरिए हुआ। और कॉमेडी, मैंने उनके साथ एक ऐसा नाटक ही नहीं किया कि भाई अपनी लाल बत्ती अपनी जिंदगी के बारे में बताओ, उसको छुआ ही नहीं। पावकुन का नाटक किया, कॉफिन इज टू बिग फॉर द होल, जो कॉमेडी है, जो पावर और सत्ता से डील करती है, यू नो। और ये 13-14 साल के बच्चे थे, ट्रैफिक माइनर पीपल, 4 years theater with them every day, and it changed their lives completely. So theater का होना is very dangerous for all people who want complete absolute power and who want people not to feel. Of course it is dangerous. है ही प्रॉब्लम है। बिल्कुल वही इसी तरह के चैलेंजेस की बात मैं कर रहा था। नेताजी आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया उसको। रवीन जी, अब सवाल ये उठता है कि हमारे सामने एक प्रशासन है, एक सरकार है, और उसमें इस तरह के संवेदनहीन लोग भी हैं, या आप कह लें कि उनकी समझदारी ऐसी नहीं है जो इस तरह की चीजों के लिए थोड़ा ज्यादा उदार होकर काम करें। क्या तरीके निकाले जाएं कि इस तरह की नौबत ना आए? देखिए मुकेश जी, जैसा कि आपने कहा भी हम सब समझते हैं, एक तरीका तो ये है कि मीता जी को ले जाकर इन लोगों से मिलवाना चाहिए। जरूर जरूर। मैंने तो मीता जी का नाटक देखा, बहुत अच्छा लगा मैंने, और मैंने आपके ही जो मंच पर उसके बारे में लिखा भी था, बहुत अच्छा नाटक था वो। और लेकिन जो बात आपने मुद्दा उठाया है वो बहुस्तरीय है, क्योंकि देखिए ये जो सरकारें होती हैं, जो सत्ता होती है, या जो एस्टैब्लिशमेंट होता है, पूरी दुनिया का इतिहास अगर आप देखें इस नजरिए से, तो हर जगह जो सत्ता होती है उसके लोग कुछ न कुछ अवरोध हर युग में खड़ा करते आए हैं। अब देखिए हिटलर ने तो जर्मनी में किया, हम सब जानते हैं। इवन स्टालिन के एरा में बहुत सारे रंगकर्मियों को वहां छोड़ना पड़ा, मॉस्को और रूस छोड़ना पड़ा था, यूएसएसआर छोड़ना पड़ा था। और अमेरिका में भी मैकार्थिज्म के जमाने में जो बहुत सारे रंगकर्मियों को हतोत्साहित किया गया। लेकिन रंगकर्म करना भी अपने आप में एक संघर्ष है, अपने आप में एक चेतना का निर्माण है। क्योंकि इसलिए रंगकर्मी के बारे में मेरी धारणा ये है कि वो भले ही सिर्फ रंगकर्म करता रहे, और घोषित रूप से कोई अगर किसी सामाजिक या राजनीतिक आंदोलन में भाग नहीं भी लेता है, हालांकि लेना चाहिए उसको, तब भी वो एक राजनीतिक चेतना और सामाजिक चेतना और सौंदर्य बोधात्मक चेतना का निर्माण करता होता है। इसीलिए पूरी दुनिया में लोग बाधाओं के बावजूद रंगकर्म करते हैं, नाटक करते हैं, अपने आप को अभिव्यक्त करते हैं, मंच पर करते हैं। और आज दुनिया के कई ऐसे देश हैं जहां नाटकों के टिकट के लिए लगभग 2-3 महीने तक की, हो सकता है कि आपको 1 साल के बाद भी नंबर ना आए, ऐसे नाटक भी हो, तो ये स्थान है। लेकिन इसके लिए क्या है मुकेश जी, कि समाज में हमारा सिर्फ रंगकर्म करने से नहीं होता है। जैसा कि मैंने शुरू में कहा और आप सब महसूस करते होंगे, जिसको बुनियादी ढांचा यानी इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है। स्कूलों में आप रंगकर्म करें, स्कूल से ही जो आदमी नेता बने आगे चल करके, या पुलिस वाला बने या प्रशासक बने, अगर उसमें रंगमंच के प्रति एक चेतना होती है, नाटक करता है, तो वो निश्चित रूप से उसमें एक संवेदनशीलता पैदा होती है। जो नाटक नहीं देखते या रंगकर्म नहीं देखते या
शास्त्रीय नृत्य या गीत से या संगीत से नहीं जुड़ते, उनमें वह मुश्किल होता है। अभी हमारे यहाँ क्या है, सरकारी स्कूलों में आपको बहुसंख्यक गांव में चलते हैं, वो पेड़ के नीचे चल रहे हैं या एक कमरे दो, वहां क्या नाटक होगा, कैसे होगा? सरकार ने बना तो दिया है, केंद्र सरकार के करिकुलम में भी थिएटर है, लेकिन करिकुलम में रहने से क्या होगा? भरत मुनि का अगर आपने पढ़ लिया क्या परिभाषा है, तो उससे कुछ नहीं होता है। रंगमंच देखना जरूरी है। तो स्कूलों में ही अगर नाटक को, आज पूरी दुनिया में रंगमंच जिन देशों में निर्मित हो रहा है, वहां स्कूल में भी रंगकर्म, ये नहीं कि सिर्फ रंगकर्मी जैसे हिंदुस्तान में श्री राम सेंटर या मंडी हाउस में करते हैं। स्कूल में या पंचायत स्तर पर या म्यूनिसिपैलिटी के स्तर पर यदि नाटक होता है, तब समाज में एक बड़ा आधार वर्ग बनता है रंगमंच का या प्रदर्शनकारी कलाओं का। ये हमारे यहाँ नहीं हुआ है। आजादी के बाद ही बहुत हुआ है। दिल्ली में भी संकट है, बिहार में भी संकट है, उत्तर प्रदेश में संकट है। 3-4 राज्य ऐसे हैं जिसमें यहाँ कम है, जैसे कि असम में तो एक परंपरा है, बंगाल में परंपरा है, महाराष्ट्र में परंपरा है और केरल में है, बहुत हद तक कर्नाटक में भी है। लेकिन हिंदी भाषी इलाके में ये जो पूरा सामाजिक, यानी कि स्कूली शिक्षा, ग्राम पंचायत, म्यूनिसिपैलिटी, यहाँ पर रंगमंच अगर हो तभी तो चेतना होगी निर्मित। लोग बचपन से देखेंगे, 5वीं क्लास में आप हैं, 6ठी क्लास में हैं, तब से आपको रंगमंच देखना चाहिए। आप एमए में जाकर के या पीएचडी करने के बाद जब रंगमंच देखते हैं तो उस तरह के नहीं आती है चेतना। जी, आप कुछ कह रहे थे मुकेश जी? मैं जरा आप ही की बात को आगे ले जाना चाहती हूँ। मुझे अचानक आपकी बात से याद आया, राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय के ही 95 बैच के एक स्टूडेंट थे मेरे, वो उन सब का बैच था, अतुल कुलकर्णी, निसार वगैरह। इनका नाम है विनय पेशवे। तो जब ये राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय से ग्रेजुएट हुए तो वो बम्बई आए, उन्होंने स्कूल में थिएटर शुरू कर दिया। ये यहाँ पे गुड़गांव, गोरेगांव में है ये, नो, यशोधाम स्कूल। और उन्होंने पूरे 15 साल तक पूरे थिएटर का एक विंग बनाया उस स्कूल में। तो मुझे वो मिला था विनय पेशवे, और उसने बताया, मैम मुझे लगा मैंने एक्टिंग नहीं की फिल्म में, ना टीवी में, ना कुछ, लेकिन मैं लगातार पढ़ाता रहा। कहता वो सब 15 साल बाद बच्चे आज इंजीनियर हैं, डॉक्टर हैं, अलग अलग सोसाइटी के पेशों में चले गए हैं, जो स्कूल के बच्चे थे जिनके साथ उसने थिएटर किया यशोधाम पब्लिक स्कूल में। कहता वो मुझसे बताते कि सर हमने जो थिएटर करते करते स्कूल में हम बड़े हुए, सारे सब्जेक्ट में थिएटर भी था। कहते हमारा नजरिया है, तो डॉक्टर है, कहता मैं पेशेंट को अलग लेवल पे समझता हूँ। मैं इंजीनियर बना के मैं अलग तरीके से बिल्डिंग और कंस्ट्रक्शन के बारे में सोचता हूँ। मेरा सोच इतनी अलग है और इतनी विस्तारित है और इतना माने इतना उसमें इतना कुछ चीजें आ गई हैं कि मुझे अपने काम में इतना मजा आता है, क्योंकि मैंने बचपन से ही थिएटर किया। उससे मेरे प्रोफेशन में मुझे कितनी मदद मिलती है, भले मैं डॉक्टर हूँ या इंजीनियर हूँ या कोई और पेशा कर रहा हूँ, लेकिन थिएटर की वजह से। और त्रिपाठी जो आप कह रहे हैं उसका एक जीता जागता एग्जाम्पल है ऑलरेडी, विनय पेशवे और यशोधाम पब्लिक स्कूल। और ये एक्चुअली आपकी बात एकदम सही है, हर स्कूल में ये अगर हो तो एक बहुत अलग जनरेशन पैदा होगी। जी मुकेश जी, आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे? जी, मैं ये बात कहना चाह रहा था कि जिस चीज के ऊपर आप बात कह रहे हैं, रविंद्र जी अच्छी तरह से वाकिफ हैं इस पॉइंट पे, कि लगभग 2 दशक से ज्यादा से मैंने बिहार और झारखंड और पूर्वी बंगाल के इलाकों में जाके और वहाँ की जो मतलब किसान महिलाएं हैं उनके साथ मैंने खूब काम किया है, और वहाँ पे उनके इश्यूज बनाते हुए, और वो एक्टर नहीं है, अप्लाइड थिएटर की तरीके से, थिएटर ऑफ द ऑपरेस को लेते हुए, पॉलो फेरारे की फोरम थिएटर को लेते हुए अपने गांव में। और आप विश्वास नहीं करेंगे नाटक की ताकत को, हमने वहां पर 4-4, 5-5 ग्रुप बना के 2.5-2.5, 3-3 घंटे नाटक किए, और वहां पर 2.5-3 घंटे में कम से कम गांव के आसपास के गांव से 500-500, 700 लोग इकट्ठे होकर नाटक देख रहे हैं और बात कर रहे हैं, फोरम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। क्योंकि उसमें सिर्फ ये नहीं होता है कि आप नाटक कर रहे हैं, उसमें स्पेक्टेटर, जैसे पॉलो फेरारे, ऑगस्टो बोआल कहते भी हैं, जिनकी पेडागोजी से, पॉलो फेरारे की पेडागोजी से प्रभावित होकर उन्होंने फोरम थिएटर शुरू किया, कि चुप्पी की संस्कृति को तोड़ना। तो चुप्पी जो है एक संस्कृति है कि हम चुप रहते हैं, हम बोलते नहीं हैं, उसकी संस्कृति को तोड़ना, उसका मैंने बखूबी एग्जाम्पल देखा।
फिर ये शहरी गरीबी के अंदर जामा मस्जिद पे बेघर रहने वाले बच्चों के साथ लगभग 2 दशक से ज़्यादा से काम निरंतर अभी भी कर रहा हूँ और चल रहा है। उनके खुद के एक्सपीरियंसेस में वो जब जुड़े, यहाँ पे उस ज़माने में भारतीयम हुआ करता था निज़ामुद्दीन औलिया की मज़ार के सामने, जहाँ पे हमने पहली बार जब काम शुरू किया तो मैंने कहा भाई यहाँ पे रह के नहीं करेंगे जामा मस्जिद पे। हम उनको साथ में लेकर जाएँगे, उनके साथ खुद रहा मैं और वहाँ पे हमने खुद रह के नाटक उनके साथ करा, नाटक बनाए, उसके दुनिया भर में हमने शो किए। उसके बाद वो बच्चे अपने कहा जो सड़क पे रहते थे, जो सॉल्यूशन पीते थे, उन बच्चों ने कहा कि नहीं हम यहीं पे रहना चाहते हैं, हम साथ रहना चाहते हैं। एक कम्युनिटी बनी, उसको लेके ग्रुप बना और निरंतर काम चलता रहा। तो मैं आपसे सिर्फ ये और फिर एजुकेशन सेक्टर के अंदर मैं लगभग 2 दशक से ज़्यादा से काम कर रहा हूँ, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर भी। और जो टीचर बनती हैं लड़कियाँ अपनी क्लासरूम सिचुएशन के अंदर इस थिएटर का कैसे इस्तेमाल किया जाए, ये सब कुछ करती हैं। तो मुझे बार-बार ये चीज़ लगती है कि नाटक के अंदर दर्शक आना चाहता है। नाटक के अंदर स्टूडेंट्स आना चाहते हैं, नाटक के अंदर मज़दूर आना चाहते हैं, नाटक के अंदर किसान महिलाएँ आना चाहती हैं, नाटक के अंदर एक आम दर्शक आना चाहता है, हर कोई आना चाहता है, पर हमारी सरकार की नीतियाँ जो हैं, उसको उस तरीके से बेहतर बनाने की नहीं है। वो इस तरह का माहौल क्रिएट करने की नहीं है। सिविल सोसाइटीज़ इसमें पहल कर रही हैं, एजुकेशन सेक्टर के लोग इसमें पहल कर रहे हैं और कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन होता है। बच्चों ने ऐसी-ऐसी कहानियाँ मुझे बताई कि उनके अपने जीवन के अंदर उनके साथ जो सेक्सुअल अब्यूज़ हुआ और उसमें क्या-क्या हुआ, ये व्यक्तिगत रूप से मेरे को बताया और मैंने लिखा उस पर नाटक भी लिखा मैंने। तो ये जो ताकत है नाटक की, जहाँ पर एक शब्द उसको अपना नाम लिखना नहीं आता उस औरत को, वो बच्चा स्कूल में नहीं जाता जो स्कूल में ड्रॉप आउट है, लेकिन एप्लाइड थिएटर जो है, ब्राज़ील के अंदर एक इंसान ने जो है उस कॉन्सेप्ट को इवॉल्व करता है और हिंदुस्तान के अंदर हम जैसे कुछ लोग उसको प्रैक्टिस करते हैं, तो इसकी बहुत बड़ी ताकत है। प्रोसिनियम थिएटर तो एक पक्ष है, पर इसके अलावा उसके बहुत व्यापक स्तर पे चीज़ें हैं। सरकारें इसमें लापरवाह हैं, मेरा सिर्फ ये कहना है कि सरकार की तरफ से जो उसके अंदर काम होना चाहिए, जो नीतियाँ बननी चाहिए, हमारे काम में रोड़ा अटका रहे हैं उल्टा। मैं बता रहा हूँ ना कितने पैशनेट होके लोग रिहर्सल्स करते रहते हैं, सब कुछ करते रहते हैं, आपके पास सिस्टम नहीं है और आप इस ताकत का भरपूर तरीके से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। अभी तो बहुत सारी जगह है जिसमें थिएटर का इस्तेमाल नहीं हो रहा है। मेडिकल में किस तरह से थिएटर किया जाए, डॉक्टर्स जो बनते हैं वो सेंसिटिव डॉक्टर बने, आपके जो इंजीनियर बनते हैं वो कैसे करें, वकालत और कोर्ट के अंदर थिएटर का कैसे इस्तेमाल किया जाए। बहुत सारे रास्ते हैं जिनमें अभी खुल सकते हैं रास्ते, उनके लिए अभी हमारे पास कोई सिस्टम ही नहीं है। हमारे मैं ये नहीं बिल्कुल और हमारे पास लोग होंगे और हम ये नहीं कह रहे कि हम उन लोगों के बीच में जाकर शेक्सपियर को उठाकर करेंगे। शेक्सपियर भी करेंगे एक ज़माने में, लेकिन हम सबसे पहले उनकी खुद की ज़िंदगी में उनको रुचि पैदा करें उनके अंदर। फिर धीरे-धीरे उनकी खुद की ज़िंदगी को खोलें, उनके जीवन के संघर्ष क्या हैं, उनकी बिल्कुल रोज़मर्रा की संघर्ष के अंदर क्या-क्या बातें छिपी हुई हैं। एक बच्चे को उसकी माँ छोड़ के गई है, उसके अंदर पेरेंटहुड का जो दर्द है वो कैसे बैठा हुआ है। ये सारी बातें जो है ना एक प्यार के रूप में, एक दर्द के रूप में, उसके रिलीज़ के रूप में आपके सामने रखती हैं ये बातें। तो बहुत ताकत है साहब, लेकिन सरकार जो है, वो एकदम जी इससे जो है ना, मैं ये कहूँगा जी कि लापरवाह है। बिल्कुल, मुझे लगता है कि जो बातें हम लोगों ने की हैं रंगमंच के महत्व को लेकर कि वो समाज में, व्यक्ति में किस तरह के परिवर्तन लाता है, उसकी सोच-समझ को कितनी व्यापक बनाता है, कितना उसको समृद्ध करता है। ये चीज़ें अगर सरकार तक, प्रशासन तक, समाज तक जाएँगी, तो वहाँ से जो सपोर्ट मिलेगा वो ज़्यादा रंगमंच के लिए कारगर साबित होगा। हमें सरकार से तो डिमांड करनी ही चाहिए कि ये इस तरह की चीज़ें ना हो, रोक-टोक ना हो और जो इंफ्रास्ट्रक्चर की बात हो रही है, निचले स्तर तक थिएटर को ले जाने की बात है, उस पर तो काम होना ही चाहिए। लेकिन ये जो चर्चा हम लोगों ने की है, ये चर्चा इस तरह की बार-बार हो और लोगों तक पहुँचे, ये भी बहुत ज़रूरी है। लोकेश जी कुछ आप ऐड करना जी, अनम्यूट कर लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए। जी, कुछ हुआ, मैं सिर्फ कि अनम्यूट कर जो लीजिए। जी, जी, मैं ये बोलिए। कहना चाहूँगा कि इसका एक और मनोवैज्ञानिक पक्ष है, जिस पे अभी हम गौर नहीं कर रहे हैं, वो है आपके स्वप्न की दुनिया, आपके स्वप्न का बोध। नाटक में काम करने वाले जो मैंने इस तरह के लोग देखे, उन्होंने अपने स्वप्न, अपने मन के अंदर बैठे हुए बरसों पुराने डर को, अपने बरसों पुराने दर्द को
कैसे उन्होंने अपने नाटक के माध्यम से खोला, उसके पट को खोला, उसके दरवाजों को खोला, उसकी खिड़की को खोला। तो ये अपने आप में ना एक बहुत हीलिंग की प्रक्रिया भी है। ये बिल्कुल। कंप्लीट अपने आप में एक बहुत बड़ा रास्ता है हीलिंग के लिए। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। मैं गुज़ारिश ये करूँगा कि हमारा समाज और ज़्यादा एजुकेट होगा हम जैसे लोगों की बात सुनकर। तो बिल्कुल। इसके बारे में ये सरकार जो हैं वो सेंसिटिव हों और दुनिया भर में जो बेहतरीन सरकारें हैं वो सेंसिटिव हैं इसके प्रति। बिल्कुल। मीता जी, आप कुछ ऐड करना चाहें? जी, अनम्यूट कर लीजिए प्लीज़। जी, आप ही ने अनम्यूट जी, एक प्रैक्टिकल लेवल पे जो मांग हम कर सकते हैं वो ये है कि जिस तरह से आप जितने आपने शॉपिंग मॉल की इजाजत दी है एक शहर में, उससे 3 गुना ज़्यादा आपको थिएटर स्पेसेस क्रिएट करनी चाहिए। और नाट्य शास्त्र में और हमारे थिएटर आर्किटेक्चर का जो शास्त्र है उसमें 6-8 प्रकार के नाट्यगृहों का पूरा डिटेल दिया गया है। तो हमारे पास ऑलरेडी वो साइंस की आर्किटेक्चरल साइंस प्रेजेंट है। आई थिंक हमको बहुत सारे अस्पताल और स्कूल तो बनाने ही चाहिए, लेकिन मुझे लगता है हमें बहुत सारे थिएटर स्पेसेस बनाने चाहिए, क्योंकि जब वो स्पेस एस्टैब्लिश होगा, वहाँ पे गतिविधियाँ होंगी, तो ऑटोमेटिकली ऑडियंसेस भी आएंगी, वो उनके जीवन का एक हिस्सा बन जाएगा। आपको पता है आपके घर से 4 कदम दूर पे एक थिएटर है, शाम को वहाँ नाटक हुआ तो लोग आएंगे। स्पेसेस ही नहीं है, माने एक इतने बड़े स्टेट में 4-5 नाट्यशालाएं हैं, नाट्य घर हैं। तो आई थिंक और जो थिएटर आर्किटेक्चर है वो समझ के बनाना चाहिए, वो सिर्फ थिएटर के लिए होना चाहिए, मल्टीपर्पज हॉल नहीं, यहाँ पे कॉन्फ्रेंस भी कर लो, सेमिनार भी कर लो, ये भी कर लो, वो भी कर लो। सिर्फ थिएटर के लिए जगहें बननी चाहिए, उसके लिए थोड़ा सा लैंड एलोकेट करना चाहिए, और वहाँ पे थिएटर की स्पेसेस बननी चाहिए, और वो जरूरी नहीं कि बहुत महंगी बनेगी, एसी की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर हम अपने ट्रेडिशनल वैदिक आर्किटेक्चर जो किया गया है, इस तरह से एक नाट्यगृह होना चाहिए, उसके बहुत प्रकार हैं, 6-8 प्रकार हैं, कि बड़ा प्ले हो के इस तरह का थिएटर होना चाहिए, छोटा। तो वो अगर हम उसकी डिमांड रखें कि हमें बहुत सारे थिएटर स्पेसेस चाहिए, आई थिंक दैट इज वन प्रैक्टिकल थिंग जो ठोस तरीके से लिटरली स्पेस बनाएंगे थिएटर के बहुत सारे होने के लिए। जी, बिल्कुल। कुछ तो सरकारी सुविधाएं हैं। जी, लोकेश जी। मैं आपसे कहना चाहूंगा, क्योंकि मैं थोड़ा उत्तेजित हो गया ये बात सुन के। बस्किंग राइट हमारे बहुत इंपॉर्टेंट राइट हैं। कम से कम इतना ही करवा दीजिए, सरकार तक ये बात पहुंचवा दीजिए कि भाई हमारे को दिल्ली में कम से कम 20, 30, 40, 50 जगह दे दें जहां पर नाटक हो सके, जहां पर जादूगर अपना खेल दिखा सके, जहां पर जो स्ट्रीट परफॉर्मर है अपनी बात कह सके, कोई अपना गीत लिखता है वो कह सके। इंडिया गेट इतना खाली पड़ा हुआ है, कनॉट प्लेस में इतनी जगह है, मंडी हाउस के अंदर ये तो ऐसे कम से कम हमारी एक लोकतांत्रिक संस्कृति वाली स्पेस के अंदर 20, 30, 40, 50, 100 जगह ऐसी होनी चाहिए। और ये बस्किंग राइट्स के लिए आप ये बात, इसके ऊपर एक अलग से प्रोग्राम भी करेंगे बस्किंग राइट्स के लिए, और उनकी आवाजों को आप प्लीज पहुंचाइए। मैं आपसे ये गुजारिश कहूंगा कि ये बहुत इम्पोर्टेंट है किसी भी एक समृद्ध समाज के लिए। नहीं, बिल्कुल, हम इस मुद्दे पर बातचीत करते रहेंगे। अब ये बातचीत वहां तक जहां से सारा कुछ होना है पहुंचती है कि नहीं पहुंचती है, और वो कितने इस मामले में सेंसिटिव हैं, ये उन पर भी डिपेंड करता है। लेकिन हमें अपने प्रयास तो जारी रखने चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका आज की चर्चा में हिस्सा लेने के लिए। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।